बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो निहायत मेहरबान और करम करने वाला है। आज हमारा जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सेकंड लेक्चर है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के ऊपर, जिसमें हम इंशाल्लाह ताला जो है कुछ अपनी अकाउंटिंग वोकैबुलरी जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जो वोकैबुलरी है उसको हम कुछ बेहतर करेंगे। और साथ ही जो बेसिक जो है अकाउंटिंग के ऊपर, वो हमारे स्कोप हो गया, नेचर ऑफ अकाउंटिंग हो गई, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग हो गई, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग हो गई। इन्हें हम आज इसमें इंशाल्लाह ताला एक्सप्लोर करेंगे। जाहिर है यहाँ पर अकाउंटिंग और ऑडिटिंग एक डिफरेंट सब्जेक्ट है, और वो आप ये समझ लें कि बड़ा ही लेंथी टॉपिक है अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का। लेकिन इसको यहाँ पर आपके टेस्ट जो है आपके सिलेबस में जस्ट इसको एक आपका टॉपिक या जो है आपका एक सब्जेक्ट के तौर पर नहीं लिया गया, बल्कि इसको कुछ पार्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट का थोड़ा सा ये पार्ट बनाया गया है अकाउंटिंग और ऑडिटिंग को। लिहाजा इसके ऊपर जो बेसिक चीज़ें हैं वही हम जो है इसके ऊपर उनके ऊपर ही फोकस करेंगे, ताकि वो चीज़ें आपको समझ आ सकें। और बहुत ज़्यादा हम इसको इन डिटेल इन लेंथ में नहीं जाएंगे अकाउंटिंग की, क्योंकि अगर लेंथ में चले जाएं हम तो फिर ये टॉपिक जो है आपका स्पेशलाइजेशन का एक सब्जेक्ट है अकाउंटिंग। और जिसमें आप लोग अक्सर सुनते होंगे MBA, BBA, MS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, MSc अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, M.Com वगैरह होती है। ठीक हो गया। जाहिर है वो एक पूरा कैरियर होता है बच्चों का। ये 4 साल मास्टर डिग्री होती है, बैचलर डिग्रीज होती हैं, जो वो पूरे साल ही पढ़ते रहते हैं, उसे दो दो तीन तीन चार 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 साल पढ़ते रहते हैं, फिर जाके वो इसमें अपनी अंडरस्टैंडिंग जो है उन्हें बिल्ड करते हैं। आप लोगों के लिए इतना आसान नहीं है ये चीज़ें बिल्कुल ही जो है शॉर्ट टर्म में करना, या बिल्कुल ही 1-2 माह में इन चीज़ों को करना। तो लिहाजा हम जो है बेसिक चीज़ों को इसमें पढ़ेंगे और वही काउंट की जाएंगी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की अगर कोई बुक भी उठा के देखें ना, जो प्रीवियस एडिशंस थे, पुराने एडिशंस थे, वहां पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अगर कोई टॉपिक है अकाउंटिंग से रिलेटेड तो वो एक चैप्टर है। ठीक हो गया। तो आज हम क्या करेंगे? आज सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारी जो है बेसिक टर्मिनोलॉजीज को, बेसिक वोकेबलरी को जो अकाउंटिंग में इस्तेमाल होती है। और उसके बाद फिर देन हम मूव करेंगे इसकी ब्रांचेस के ऊपर, और फिर स्कोप, ऑब्जेक्टिव्स और नेचर की तरफ इंशाल्लाह ताला हम उसके बाद फॉरवर्ड होंगे। तो सबसे पहले बेसिक ऑफ अकाउंटिंग जो है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। अकाउंटिंग की डेफिनेशन मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग एक प्रोसेस है रिकॉर्डिंग का, क्लासिफाइंग का, एनालाइजिंग का, इंटरप्रेटिंग का और कम्युनिकेशन का। बिजनेस जो एक्टिविटीज हैं उनको, बिजनेस जो इंफॉर्मेशन है, जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, आपके अकाउंट्स की जो इंफॉर्मेशन है उसको जो है कम्युनिकेट करना पार्टीज के साथ। आपके कारोबार की इंटरनल पार्टीज हैं, एक्सटर्नल पार्टीज हैं, उनके साथ उनको कम्युनिकेट करना और उन्हें इन्फॉर्म करना फिर अपने कारोबार की टोटल अकाउंट्स के बारे में, आपके कारोबार की टोटल ग्रोथ के बारे में, आपके कारोबार की टोटल जो है क्रेडिबिलिटी के बारे में, एक्टिविटीज के बारे में। वो क्या होता है? वो अकाउंटिंग कहलाता है हमारा। तो बेसिक टर्म्स है यहाँ पर कुछ अकाउंटिंग की जो मैं आपको समझाना चाहूँगा, और मैं समझता हूँ कि ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और क्योंकि जाहिर है आगे ये आप जस्ट फॉर डिस्क्रिप्टिव के लिए नहीं पढ़ रहे, ये चीज़ें आपको आपकी डिस्क्रिप्टिव चीज़ में, पेपर की सॉल्विंग में ये चीज़ें आपको पता होंगी, तो आप इनसे रिलेटेड ये जो मवाद है, ये जो वर्ड्स हैं आप इस्तेमाल करेंगे अपने डिस्क्रिप्टिव में, तो ही आप अच्छे नंबर जो है वो अचीव कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि इंटरव्यू में भी आपको हेल्प आउट होंगे। और तीसरी बात ये है कि आपको जानना, इन चीज़ों से फेमिलियर होना लाजमी है। जब तक आपको ये चीज़ें कुछ टर्म्स नहीं आती तो आप जो है प्रॉपर जो है बिजनेस के स्टूडेंट्स नहीं बन सकते। जैसे हम कहते हैं कि हमें अब एजुकेशन हासिल करने के लिए, हमें बेसिक एजुकेशन को अचीव करने के लिए हमें इंग्लिश की कुछ वेकेबलरीज आनी चाहिए, टर्मिनोलॉजीज आनी चाहिए, हमें उनके वर्डिंग आनी चाहिए, राइटिंग आनी चाहिए, तभी हम जो है अच्छे एजुकेशनिस्ट बन सकते हैं। इसी तरह आप अच्छे बिजनेस के स्टूडेंट तभी बनेंगे तब आपको इन चीज़ों की कुछ सूझबूझ होगी। तो उसमें सबसे पहले है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन क्या होती है? हमारे पास इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है कोई भी, जिसमें हम क्या करते हैं, हम कोई भी चीज़ जो है, कोई भी लेन देन करते हैं। और लेन देन किस में करते हैं? मॉनेटरी टर्म्स में करते हैं, मनी वर्थ में करते हैं। उसे हम बिजनेस में क्या कहते हैं? उसे हम ट्रांजेक्शन करते हैं कहते हैं। तो भाई जैसे मैंने कल आप लोगों से जिक्र किया था, अगर शॉप के पास जाते हैं, कोई चीज़ हम उससे परचेज करते हैं और रिटर्न में हम उन्हें वैल्यू दे रहे होते हैं, पैसे दे रहे होते हैं, मनी दे रहे होते हैं, तो वो आपकी क्या होती है? बिजनेस ट्रांजेक्शन होती है। तो क्या होता है बिजनेस ट्रांजेक्शन? क्या होती है कि कोई भी एक्टिविटी होती है जिसमें गुड्स को एक्सचेंज किया जाता है।
और गुड्स उन चीजों को एक्सचेंज किया जाता है जिनकी कोई मनी वर्थ हो, मनी वैल्यू हो जिसकी। ठीक हो गया। कैपिटल, आपको लोगों को पता होगा कैपिटल क्या होता है। कैपिटल क्या होता है? कोई भी मनी जो है, जो कंपनी के ओनर्स जो होते हैं, प्रोप्राइटर्स जो होते हैं, जो कारोबार को बनाते हैं, ठीक हो गया, ये शेयर होल्डर जो होते हैं, वो जो कोई भी जो फंड्स या मनी जो है वो कारोबार में इन्वेस्ट करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कैपिटल का नाम दे रहे होते हैं। ड्राइंग मैंने आपको बताया था कि ड्राइंग क्या होती है। कोई भी मनी गुड्स जो ओनर्स जो होते हैं, प्रोप्राइटर होते हैं, वो पर्सनल यूज के लिए जब कारोबार से विड्रा कर लेते हैं, निकाल लेते हैं अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम ड्राइंग कहते हैं। एसेट्स के बारे में मैंने आपको बताया था। एसेट्स क्या होते हैं? कुछ आइटम्स होते हैं, कुछ जो है आपके अससजात होते हैं, जो क्या करते हैं? इकोनॉमिक वैल्यू रखते हैं, जिनसे हम क्या करते हैं? फ्यूचर में अर्निंग कमा रहे होते हैं। जो एसेट्स क्या होते हैं? जो हमारे कारोबार की टोटल एक्टिविटीज को रन कर रहे होते हैं, उन्हें हम एसेट्स कहते हैं। लायबिलिटीज क्या होते हैं? ये कोई भी ओब्लिगेशंस होते हैं, डेट्स होते हैं, जो पेबल होते हैं, किसी कंपनी को देने होते हैं, किसी दूसरी पार्टीज को, उन्हें हम क्या कहते हैं? लायबिलिटीज या डेट्स डेट्स कह रहे होते हैं। ठीक हो गया। रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू जिन्हें हम बात का सेल्स भी कह रहे होते हैं या इनकम कह रहे होते हैं। कोई भी मनी जो है वो अर्न करता है, जब कोई भी कारोबार में कोई कारोबार जब बिजनेस जो है जो मनी अर्न कर रहा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? रेवेन्यू का नाम देते हैं। ये जैसे आपको कोई कारोबार है, आप क्या कर रहे होते हैं? क्लॉथ का फैब्रिक्स का कारोबार है, आप फैब्रिक सेल आउट कर रहे हैं, तो जो सेल से आपकी अर्निंग हो रही है वो आपका क्या कहलाएगा? रेवेन्यू कहलाएगा। या आप कुछ सर्विसेज बिजनेस है आपका, जैसे बैंकिंग बिजनेस है, उसमें आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, उसके अगेंस्ट जो आप चार्जेस ले रहे होते हैं वो आपका रेवेन्यू होता है। ठीक हो गया। अच्छा, और एक्सपेंसेस क्या होता है? एक्सपेंसेस वो कॉस्ट होती है जो आप रेवेन्यू जनरेट करने के जो है के लिए बेयर कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। और एक्सपेंस मोस्टली क्या होता है? ये एक्सपायर्ड पोर्शन होता है आपके एसेट्स का, करंट एसेट्स का। ठीक हो गया। या फिक्स एसेट्स का भी हो सकता है। अच्छा, लॉस क्या होता है? लॉस जिसे हम नॉर्मली उर्दू में नुकसान कह रहे होते हैं, कि कोई भी कारोबार में जब एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाए रेवेन्यू से, तो एक्सेस ऑफ रेवेन्यू जो है, एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस जो है ओवर रेवेन्यू क्या कहलाता है? लॉस कहला रहा होता है। कि लॉस क्या होता है? जब आप अपनी जो असल कॉस्ट जो है उसे भी बेयर ना कर रहे हो, उसे भी जनरेट ना कर सकते हो, तो आपका कारोबार क्या होगा? लॉस में होगा। प्रॉफिट क्या होगा? कि अगर आपके कारोबार की जो रेवेन्यूज हैं या सेल्स हैं या इनकम है, वो एक्सेस कर जाए, वो ज्यादा हो जाए आपकी स्पेंडिंग से या कॉस्ट से या एक्सपेंस से, तो हम क्या कहते हैं? कि कारोबार इन प्रॉफिट है। गेन क्या होता है? ये थोड़ी सी नई टर्म है गेन। गेंदबाज का क्या होता है? कि जब हमारे पास कुछ कंपनी है, जाहिर है उसके पास कुछ एसेट्स पड़े होते हैं। अब एसेट्स की वैल्यू जो है, ये ज़ाहिर है इन्फ्लेशनरी दौर है, इन्फ्लेशन मौजूद है। दिन बाय डे जो चीज़ों की कीमतें हैं वो इंक्रीज हो रही हैं। तो एक चीज़ आपने पहले जो ली हुई थी वो कम पैसे में ली हुई थी, अब मार्केट में उसकी जो वैल्यू है, उसकी प्राइस जो है वो इंक्रीज हो गई है। उसकी मार्केट की वैल्यू इंक्रीज होने से उसकी अमाउंट में जो इंक्रीज हुआ है, तो वो क्या कहलाता है? वो गेन कहलाता है। मिसाल के तौर पर आपने बाईसाइकिल ली थी, और आज से 1 साल पहले आपने बाईसाइकिल 75,000 की ली थी। आज वो बाईसाइकिल आप इस्तेमाल कर रहे हैं। आप 1 साल बाद इस्तेमाल करने के बाद भी आज वो बाईसाइकिल आपकी 80-90 हज़ार की है। ठीक हो गया। क्यों? क्योंकि मार्केट प्राइस उसकी बहुत ज्यादा हाई हो गई है। तो ये क्या हो गई? ये आपका गेन हो गया। आपकी 75,000 की एक्चुअल प्राइस थी, और आज वो कितने की है? 85,000 की है। तो 10,000 आपका क्या हो गया? ये कैपिटल गेन हो गया आपका, या आप जिन्हें एसेट्स गेन कह रहे होते हैं या गेन कह रहे होते हैं। ठीक हो गया। इंक्रीज इंक्रीज इन वेल्थ आर कंपनी एसेट्स दैट इज अर्नड विदाउट एफर्ट्स। और गेन का सबसे बड़ा जो है इंडिकेशन ये है कि इसमें कोई आपकी एफर्ट मौजूद नहीं होती। जस्ट क्या है? आपको मुनाफा मिल जाता है बैठ बिठाए, ड्यू टू मार्केट कंडीशन की वजह से। अच्छा, वोचर क्या होता है? वोचर क्या होता है? ए रिटन डॉक्यूमेंट्स आर प्रूफ ऑफ ट्रांजैक्शन, जो है उसे हम वोचर कह रहे होते हैं। जब आप कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं, किसी से लेन देन कर रहे होते हैं, तो उस लेन देन के बैक बैक एंड पे कोई एक प्रूफ होता है आपके पास, उसे हम क्या कहते हैं? वोचर कह रहे होते हैं। ये बात का ये बिल भी हो सकता है आपका, कि जब आप किसी से ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो आपको बिल बना के देता है। आपने कोई ग्रासी परचेज की है, कोई चीज परचेज की है, तो उसके अगेंस्ट वो आपको क्या करता है? वो बकायदा बिल काट के देता है। वो हमारा रिटर्न एविडेंस है, उसे हम बाद का क्या कहते हैं? वोचर का नाम देते हैं। अच्छा, डेटर्स होते हैं या अकाउंट रिसीवेबल होते हैं। डेटर्स या अकाउंट रिसीवेबल कौन होते हैं? ये वो पार्टीज होती हैं जिन्हें हम गुड्स सेल आउट कर रहे होते हैं उधार पर, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? अकाउंट रिसीवेबल्स या डेटर्स कहलाते हैं, जिनसे हमने क्या करना है? फ्यूचर में पैसे लेने होते हैं। ठीक हो गया। क्योंकि क्यों लेने होते हैं? क्योंकि हमने इन्हें कोई चीज उधार दी हुई होती है। अच्छा, क्रेडिटर्स या अकाउंट पेबल कौन होते हैं? क्रेडिटर्स या अकाउंट पेबल वो पार्टीज होती हैं जिनसे हम चीजें उधार पर लेते हैं, और उन्हें हमने क्या करने होते हैं? पैसे
पेएबल होते हैं, हमने उन्हें पे करने होते हैं इन फ्यूचर में। क्यों पे करने होते हैं? क्योंकि इनसे हमने चीजें उधार ली हुई है, जिन्हें इन्हें क्या कहते हैं हम? क्रेडिटर या अकाउंट पेएबल कह रहे होते हैं। अच्छा, गुड्स, स्टॉक, इन्वेंट्री या मर्चेंडाइज, एक ही वर्ड है, एक ही चीज का नाम है ये। बात बात जो हमारे पास जो चीजें पड़ी होती हैं, जिनके हम ट्रेड कर रहे होते हैं, जिन्हें परचेज में बाय कर रहे होते हैं, या जिनके ऊपर हमारा कारोबार इन्हिसार कर रहा होता है, या जो चीज हम मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं, या जिस चीज का हमारा कारोबार होता है, उस चीज को जिसे हम सेल आउट कर रहे होते हैं, उसकी जो मिकदार जो है, जो उसकी अमाउंट जो है, जो उसकी वैल्यू टोटल जो है, जो उसकी टोटल क्वांटिटी जो हमारे पास पड़ी हुई होती है, उसे हम क्या कहते हैं? इन्वेंट्री, मर्चेंडाइज, स्टॉक या गुड्स कह रहे होते हैं। ठीक हो गया? एक्चुअली ये क्या होती है? वो चीजें होती हैं जिनसे हम डील कर रहे होते हैं, कारोबार कर रहे होते हैं। ठीक हो गया? जैसे आपका शूज कंपनी है आपकी, तो अब शूज आप या तो बना रहे हैं, तो ये आपकी गुड्स हो गया, स्टॉक हो गया, इन्वेंट्री हो गई। बाज़ औक़ात क्या होता है कि आप ट्रेडर हैं, आप ट्रेडिंग बिजनेस है आपका, आप होलसेलर हैं, आप क्या करते हैं? चीज बनी बनाए शूज लेते हैं, आगे सेल आउट कर देते हैं। तो ये बने बनाए शूज जो आप लेकर आ रहे हैं, आप अपने पास रख रहे हैं, तो ये आपकी क्या है? ये इन्वेंट्री है जो आपके पास मौजूद है, और ये अवेलेबल होती है किसी भी वक्त सेल के लिए। अच्छा, दो टर्म्स और होती हैं इसमें, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ये सारी टर्मिनोलॉजीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक हो गया? अच्छा, ट्रेड डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट की क्यों पता होनी चाहिए? ये सारी चीजें तो होती हैं आपके ऑडिट में, और आपके जो इंस्पेक्शन करते हैं आप, या जो आप एफपीआर में जो भी काम करेंगे, इंस्पेक्टर का जो काम होता है, इन सारी टर्मिनोलॉजीज का उसे पता होना चाहिए। ये चीजें अगर उसे पता नहीं है, तो वो एक अच्छा जो है इंस्पेक्टर नहीं हो सकता। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट ये होता है। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ये लिस्ट प्राइस डिस्काउंट होता है। ठीक हो गया? जब कोई भी चीज हम परचेज आउट कर रहे होते हैं, परचेज कर रहे होते हैं, तो हमें जो शॉपकीपर है या सेलर जो है, वो हमें लिस्ट के ऊपर डिस्काउंट कर देता है कि यार ये चीज जो है, वो हमें बताता है कि यार ये चीज 100 रुपए की है, लेकिन मैं आपको 80 रुपए का दूंगा। तो मौके के ऊपर ऑन स्पॉट जो है, जब हम उसे बार्गेनिंग कर रहे होते हैं, जो हमें डिस्काउंट दिया जाता है, उसे हम ट्रेड डिस्काउंट कह रहे होते हैं। ठीक है? क्योंकि ट्रेडिंग के दौरान ये हमें डिस्काउंट मिलता है उसी वक्त मौके पे, और लिस्ट प्राइस के ऊपर ही मिल रहा होता है ये हमें। कैश डिस्काउंट क्या होता है? कैश डिस्काउंट ऐसा डिस्काउंट होता है जो अर्ली या प्रॉम्प्ट जो है पेमेंट के ऊपर वो आपको डिस्काउंट मिल रहा होता है, वो कैश डिस्काउंट कहलाता है। मिसाल के तौर पर आपने 1 महीने के अंदर अंदर जो है वो करनी थी, पेमेंट करनी थी, लेकिन आपने पेमेंट क्या कर दी? 15 दिन पहले कर दी। तो जो आपका जो सेलर था, जो इसने आपको चीजें सेल की थी, वो आपसे खुश होके वो क्या कहता है कि आपने 15 दिन पहले मुझे ये आपने कैश रिटर्न कर दिया, कैश पेमेंट कर दिया, तो इसलिए मैं आपको फिर इतना जो है 5%, 2%, 3% ये डिस्काउंट दे रहा हूँ, जिसे हम कैश डिस्काउंट कह रहे होते हैं। तो ये बात कुछ कारोबार में ये पहले से ही जो सेलर है वो मेंशन कर देता है कि आप अगर इतने दिन में देंगे, मेरी पेमेंट करेंगे, तो मैं आपको इतना डिस्काउंट दूंगा, इतनी दिन में पेमेंट करेंगे तो मैं आपको इतने परसेंट डिस्काउंट दूंगा। तो इसे हम क्या कहते हैं? कैश डिस्काउंट कह रहे होते हैं। ठीक हो गया? ये सारी टर्मिनोलॉजीज आपको क्लियर होनी चाहिए। तो इसके बाद जो है हमारे पास जर्नल होता है। ठीक हो गया? जब कोई भी हमारे पास सबसे पहले क्या होती है? हमारे पास बिजनेस एक्टिविटी हो रही होती है, बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रही होती है। अब उस बिजनेस ट्रांजैक्शन को सबसे पहले हम कहाँ पर इंदराज करते हैं? एक बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इंदराज करते हैं। एक कॉलम जो है, एक अकाउंट जो है, उसमें हम इंदराज करते हैं, उसका एक पेज के ऊपर इंदराज करते हैं, जिसे हम जर्नल का नाम दे रहे होते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था कि जर्नल जर्नल 4-5 किस्म के होते हैं। तो जब कोई भी ट्रांजेक्शन हुई, तो पहले सबसे पहले उसकी एंट्री जिस उसके ऊपर कर रहे होते हैं, जिस हम बुक्स के ऊपर कर रहे होते हैं, वो जर्नल बुक कहला रही होती है। ठीक हो गया? लेजर क्या होता है? लेजर जिसे लेजर अकाउंट्स भी बात बात कह रहे होते हैं, जिसे हम अकाउंट कह रहे होते हैं। लेजर क्या होते हैं? जब आपने जो है अपनी ट्रांजैक्शन जो है जर्नल में कर ली, वहां पे इंदराज कर लिया। अब जर्नल में तो आप जाहिर है सारी हर ट्रांजैक्शन जो भी होती आ रही है, आप वहां पर जो है डेट वाइज आप वहां पे इंदराज करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। अब जब महीना खत्म हुआ या साल खत्म हुआ, तो आप क्या करेंगे? आप जो ट्रांजैक्शन है उनको अलग-अलग से जो है अकाउंट के ऊपर मेंशन करेंगे। मिसाल के तौर पर आपने आपके कारोबार है परचेजिंग का, मर्चेंडाइज परचेज करते हैं या आप शूज परचेज करते हैं, तो परचेज का अलग से एक अकाउंट होगा, और जितनी भी जनरल में एंट्रीज होगी परचेज के हवाले से, वो आप क्या करेंगे? उस अकाउंट में मेंशन, एक अकाउंट में मेंशन कर देंगे। या आपने क्या किया था? किसी से पेमेंट लेते हैं, उधार लेते हैं, किसी बैंक से पैसे जमा कराते हैं, तो बैंक का अलग से अकाउंट लिखेंगे, और जो भी बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होंगी, वो आप क्या करेंगे? बैंक लेजर में आप डाल देंगे। तो लेजर क्या होती है? बुक ऑफ अकाउंट्स होते हैं, वे सिमिलर ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू ए पार्टिकुलर पर्सन और थिंग्स आर रिकॉर्डेड फ्रॉम द जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज से क्या किए जाते हैं?
सिमिलर जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो अलहदा से एक अकाउंट में लिख दी जाती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, लेजर अकाउंट कहते हैं। जो जर्नल है ये प्राइमरी बुक कहलाती है, और लेजर जो है ये सेकेंडरी बुक कहलाती है हमारी। क्योंकि प्राइमरी बुक जर्नल इसलिए कहलाती है कि सबसे पहले ट्रांजैक्शन कहाँ पर दर्ज होती है, जर्नल में दर्ज होती है। जर्नल से ट्रांजैक्शन कहाँ पर दर्ज की जाती है, लेजर में की जाती है, इसलिए इसे हम सेकेंडरी बुक कह रहे होते हैं। ठीक हो गया। जर्नल को हम डे बुक भी कहते हैं बात का। अच्छा, अब ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, समरी। जब लेजर आपने बना लिया, अब लेजर को आपने एक पेज के ऊपर समराइज करना है, एक पेज के ऊपर लिखना है कि लेजर में जितनी भी ट्रांजैक्शंस किसी भी लेजर में डेबिट हुई हैं, जितनी भी क्रेडिट हुई हैं, सबको एक पेज के ऊपर हम उन्हें समराइज करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रायल बैलेंस कहते हैं। समरी ऑफ लेजर एंड प्रोवाइड द much of information needed to the prepare the financial statement, balance sheet and the income statement। बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट बनाने से पहले जो है, सबसे पहले ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। ट्रायल बैलेंस में जितनी भी ट्रांजैक्शन जो आप लेजर में जो है लिखते हैं, वो सारी ट्रायल बैलेंस में लेकर आ रहे होते हैं, यहाँ पर जो है उन्हें पोस्ट कर देते हैं। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया था। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और दूसरी जो भी स्टेटमेंट्स हैं उनको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं, क्योंकि ये क्या कर देते हैं, हमें हमारी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में हमें बता रही होती है, इसलिए इन्हें हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कह रहे होते हैं। अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है हमारा, ए पीरियड विद रेफरेंस टू विच अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड। जो है जो सारा पीरियड, सारा दौरान है जिसमें हम हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं उन्हें प्रिपेयर करते हैं, उसे हम अकाउंटिंग पीरियड कह रहे होते हैं। ये कब से स्टार्ट होता है, ये जनरल से स्टार्ट हो रहा होता है, और ख़त्म कहाँ पे हो रहा होता है, बैलेंस शीट जब आपने बनाई है वहाँ पे ख़त्म हो रहा होता है। पूरा अगर आपने 6 महीने में बनाई है कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 6 महीने के अंदर बनाई है, आपने 1 महीने के अंदर बनाई है या 1 साल के अंदर बनाई है, तो वो जो दौरानिया होगा, अगर 1 महीने के अंदर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना ली है, तो 1 साल क्या, 1 महीना क्या होगा, वो आपका अकाउंटिंग पीरियड कहलाएगा। बाद मोस्टली जो कंपनीज है पाकिस्तान में, वो जो है एनुअली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रही होती हैं, और एनुअल का पूरा एनुअल के डेटा उसमें लेकर ही वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रही होती हैं, इसलिए नॉर्मली जो अकाउंटिंग पीरियड होता है वो 1 ईयर होता है, हमारी जो है पब्लिक कॉर्पोरेशन का होता है। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, जो इसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया था। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, ये एक स्टेटमेंट होती है जिसमें हम जो कैश जो है हमारे, उसके इंतराज करते हैं कि कैश हमें कहाँ से रिसीव हुआ और कहाँ हमने इसे जो है इन्वेस्ट किया या कहीं पे हमने इसकी पेमेंट की। तो वो सारी ट्रांजेक्शन जो होती है कैश से रिलेटेड, वो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में लिखी जाती है। अच्छा, अब अकाउंट जो है वो नॉर्मली 3 किस्म के होते हैं अकाउंटिंग में। एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग जो होते हैं, अब यहाँ पे थोड़ा सा तजाद पाया जाता है चीज़ों में। मैं ये चीज़ ज़ाहिर है आप नॉन बिजनेस स्टूडेंट्स हैं मोस्टली, तो उन बच्चों को ज़ाहिर है ये समझ तो नहीं आएगी चीज़ें, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लोर कर देता हूँ। दो सिस्टम अकाउंटिंग के इस्तेमाल होते हैं हमारे पास, एक ब्रिटिश सिस्टम इस्तेमाल होता है और एक हमारे पास यूएसए सिस्टम या अमेरिकन सिस्टम इस्तेमाल हो रहा होता है। अब अमेरिकन सिस्टम ये कहता है कि अकाउंटिंग जो है वो 5 अकाउंट्स हैं। जो मेन अकाउंट है वो 5 अकाउंट हैं अकाउंटिंग के, वो कौन कौन से हैं, वो एसेट्स, लाइबिलिटीज, ऑनर इक्विटी, रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस हैं। लेकिन ब्रिटिश जो सिस्टम है वो ये कहता है कि अकाउंट 3 किस्म के होते हैं। वो कौन से होते हैं, वो पर्सनल अकाउंट होते हैं, वो रियल अकाउंट होते हैं, वो नॉमिनल अकाउंट होते हैं। वो ब्रिटिश सिस्टम क्या कहता है कि किसी भी आदमी के, किसी भी पर्सन या इंस्टीट्यूशन, उससे रिलेटेड जो अकाउंट होगा वो पर्सनल अकाउंट कहलाएगा। मिसाल के तौर पर यूनस अकाउंट, मेरे नाम से कोई अकाउंट बनाया है आपने, लेजर अकाउंट बनाया है। अकाउंट का तो आपको पता है ना, जो वो छोटी सी डिवाइस होती है जिसमें वो किसी भी खास बंदे की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, वो अकाउंट कहलाता है, या जिसे हम लेजर अकाउंट कह रहे होते हैं बाज़। तो पर्सनल अकाउंट क्या हो गया, पर्सनल अकाउंट होगा किसी भी पर्सन या इंस्टीट्यूशन के हवाले से जो ट्रांजैक्शन होगी जिस अकाउंट में लिखी जाएंगी, वो पर्सनल अकाउंट कहलाएगा। मिसाल के तौर पर एचबीएल अकाउंट हमारा, तो वो एचबीएल अकाउंट क्या है हमारा, वो पर्सनल अकाउंट है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है, क्योंकि क्या कह रहा है, वो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, रियल अकाउंट क्या होता है, जिसमें हम एसेट्स या प्रॉपर्टीज को मेंशन कर देते हैं, वो हमारा रियल अकाउंट होता है। ये रियल अकाउंट ऐसे अकाउंट होते हैं जहाँ पर हम हमारे सारे एसेट्स की ट्रांजेक्शन को जो है वो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, हमारी इनकम, गेन या एक्सपेंसेस से रिलेटेड जो भी अकाउंट होते हैं वो नॉमिनल अकाउंट में फॉल कर रहे होते हैं। 3 किस्म के अकाउंट होते हैं। किसी भी पर्सन या किसी भी इंस्टीट्यूशंस के हवाले से जो अकाउंट्स होंगे वो पर्सनल अकाउंट में काउंट किए जाते हैं, पर्सनल अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। कोई एसेट्स होते हैं हमारे या लाइबिलिटीज होती हैं हमारी, वो जो है, सॉरी लाइबिलिटीज तो वो पर्सनल अकाउंट में आते हैं। कोई भी एसेट्स जो है हमारे
उनके हवाले से कोई भी ट्रांजैक्शन है वो रियल अकाउंट में जो है रिकॉर्ड डाउन की जाती है। और अगर कोई एक्सपेंस है, इनकम है या गेन है हमारा या रेवेन्यू है, उससे रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन है वो नॉमिनल अकाउंट में रिकॉर्ड की जाती है। ठीक हो गया। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज थी हमारी जो हमने पढ़ी हैं, बड़ी जल्दी पढ़ाई हैं इसलिए ताकि टाइम जो है वो हम सही तरह यूटिलाइज भी कर सकें आगे। तो इसके बाद अब हम चलते हैं हमारी अकाउंटिंग और उसकी ब्रांचेस के ऊपर कि अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग के बारे में मैंने आपको बताया था। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, measuring, recording, classifying, summarizing, analyzing, interpreting, and communicating the financial transactions and events in monetary term। ठीक हो गया। क्या है अकाउंटिंग? क्या है अकाउंटिंग? एक प्रोसेस है। अकाउंटिंग एक प्रोसेस है आइडेंटिफाइंग का। आइडेंटिफाई मतलब कि कोई भी ट्रांजैक्शन हुई है उसको आइडेंटिफाई करना है आपने। आइडेंटिफाई किस तरह करना है कि यार ये मोनेटरी ट्रांजैक्शन है या नॉन मोनेटरी ट्रांजैक्शन है। क्योंकि अकाउंटिंग में सिर्फ मोनेटरी ट्रांजैक्शन को ही लिखा जाता है। जो ट्रांजैक्शन आपने आइडेंटिफाई किए कि ये मोनेटरी टर्म्स में है, मनी टर्म्स में है, तो उसको आप क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं सबसे पहले। फिर आप उसको मैयर करते हैं कि मैयरिंग के ये कितनी अमाउंट है इसकी, ये रिकॉर्ड कर की भी जा सकती है या नहीं रिकॉर्ड की जा सकती। जब आपने मेजर कर लिया फिर आप उसे रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करने के लिए जिसे आप हम कहते हैं कि जर्नल वगैरह में रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल एंट्रीज कर रहे होते हैं। फिर क्लासीफाई कर रहे होते हैं। क्लासीफाइंग क्या करते हैं? हम उसे लेजर अकाउंट बना लेते हैं, अलग अलग से अकाउंट्स बना लेते हैं, जर्नल से एंट्रियां पोस्ट कर देते हैं हम कहाँ पर? लेजर अकाउंट में पोस्ट कर देते हैं। फिर हम उन्हें समराइज कर लेते हैं, हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, वहाँ पे सारी समरी लिख लेते हैं हम। जो हमारे डेबिट अकाउंट हुए होते हैं लेजर अकाउंट में, उन्हें एक साइड पे लिख लेते हैं। और जो इतने हमारे क्रेडिट हुए होते हैं उन्हें एक साइड पे ट्रांजेक्शन पे लिख लेते हैं। फिर हम उन्हें एनालाइज करते हैं। एनालाइज किस तरह करते हैं? हम उन्हें उनके हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, ऑनर इक्विटी स्टेटमेंट बनाते हैं, रिटर्न अर्निंग स्टेटमेंट बनाते हैं, उनकी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। फिर हम उन्हें इंटरप्रेट करते हैं। इंटरप्रेट किस तरह करते हैं? हम उनके रेशो एनालिसिस के जरिए इंटरप्रिटेशन करते हैं। हम वर्टिकल इंटरप्रिटेशन करते हैं, हॉरिजॉन्टल इंटरप्रिटेशन उसकी हम करते हैं। ठीक हो गया। फिर हम क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स को। ये सारी जो हमने बनाई, हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई, फिर इनको हम क्या करते हैं? पब्लिक करते हैं। पब्लिक करने का मकसद क्या होता है? ताकि लोगों के साथ कम्युनिकेट करके किया जा सके, लोगों को बताया जा सके कि हमारा कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है, हम प्रॉफिट कमा रहे हैं, हमारा कारोबार प्रॉफिटेबल है, हमारा कारोबार जो है ट्रांसपेरेंट है, हमारे कारोबार कारोबार में इंटीग्रिटी मौजूद है। ठीक हो गया। तो ये सारा क्या कहलाता है? ये अकाउंटिंग कहलाता है आपका। अब अकाउंटिंग की कुछ टाइप्स भी होती हैं, जाहिर है। आप मैंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपको जस्ट बेसिक जो टाइप्स हैं अकाउंटिंग की वो बताई थी। मैंने आपको बताया था अकाउंटिंग की कौन कौन सी तीन टाइप्स होती हैं: फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग। ये बेसिक अकाउंटिंग की जो बेसिक टाइप्स हैं ये तीन होती हैं। लेकिन इन तीन के अलावा कुछ और टाइप्स भी अकाउंटिंग की होती हैं, उन्हें भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले अकाउंटिंग की जो टाइप्स होती है वो कौन सी होती है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक हो गया। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक ऐसी अकाउंटिंग होती है जिसमें हम क्या कर रहे होते हैं? हमारे जो रिकॉर्ड है, जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स जो हैं उन्हें हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। उन्हें उन्हें रिकॉर्ड करने के बाद हम क्या करते हैं? डिफरेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहते हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स फॉर ए बिजनेस एंटरप्राइज और अदर इकोनॉमिकल यूनिट एंड द पीरियोडिक प्रिपरेशन ऑफ वेरियस रिपोर्ट्स फ्रॉम सच रिकॉर्ड्स। ठीक हो गया। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक ऐसी अकाउंटिंग है जिसमें हम क्या करते हैं? हम जिसमें हम सारे जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो हैं उन्हें रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। ठीक हो गया। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बाद हमारे पास दूसरी जो टाइप्स होती है वो अकाउंटिंग की, वो होती है कास्ट अकाउंटिंग। कास्ट अकाउंटिंग क्या होती है? कास्ट अकाउंटिंग जैसे नाम ही आपको जो है सिंप्लीफाई कर रहा है कि कास्ट अकाउंटिंग ये एक ऐसी अकाउंटिंग होती है जिसका ताल्लुक किससे होता है? सिर्फ कास्ट से होता है। कि जिसका मकसद होता है सिर्फ कास्ट को इवेल्युएट करना, कि कास्ट को किस तरह क्या क्या कम किया जा सके, कास्ट को किस तरह जो है किस तरह कम किया जा सके ताकि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हम कमा सके। ठीक हो गया। कास्ट अकाउंटिंग क्या होता है?
कास्ट अकाउंटिंग का सिर्फ मकसद क्या होता है कि कास्ट को इवेलुएट करना, कास्ट को कैलकुलेट करना कि हमारा पर यूनिट कास्ट कितनी आ रही है, हम कास्ट को किस तरह कम से कम कर सकते हैं, हम कास्ट को किस तरह हम जो है इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, या कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी कास्ट को अफेक्ट कर रहे होते हैं, उन सबको हम क्या करते हैं, उन सबको हम इवेलुएट करते हैं, उन सबको हम फोकस कर रहे होते हैं। ये हमारा क्या कहलाता है, कास्ट अकाउंटिंग कहलाता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है? ऐसी अकाउंटिंग होती है जो हमारी मैनेजमेंट के लिए बनाई जाती है। इसका मकसद क्या होता है? मैनेजमेंट को हेल्प आउट करना, ताकि मैनेजमेंट क्या कर सके, मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग कर सके इस अकाउंटिंग के जरिए। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है? सिर्फ इसका काम होता है कि मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में हेल्प आउट करना, और मैनेजमेंट को ये सहूलत या फैसिलिटीज प्रोवाइड करना ताकि वो क्या कर सकें, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए मैनेजमेंट अकाउंटिंग में वो क्या कर सकें, वो अच्छे बेहतर से बेहतर डिसीजन ले सकें, अच्छे से अच्छा फैसला ले सकें उसमें। तो उसे हम क्या कहते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहते हैं। अच्छा, अब जो ऑडिटिंग है ये भी एक किस्म की अकाउंटिंग की ब्रांच है। ऑडिटिंग में हम क्या कर रहे होते हैं? ऑडिटिंग में हम जो है हमारी टोटल बिजनेस जो एक्टिविटीज हैं, या हमारी फाइनेंशियल जो है स्टेटमेंट्स हैं, या हमारे जो बिजनेस जो है ट्रांजेक्शन्स हैं, उनका हम क्या कर रहे होते हैं, उनका ऑडिट कर रहे होते हैं, उनको वेरीफाई कर रहे होते हैं, उनका इंडिपेंडेंट उनका रिव्यू कर रहे होते हैं कि या ये ट्रांजेक्शन ठीक भी है या नहीं है, कोई बोगस एंट्री तो मौजूद नहीं है। उस सब को हम क्या कहते हैं, उसे हम ऑडिटिंग कह रहे होते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद जो है हमारे पास ये आप पढ़ लेंगे मेरे साइट में, वैसे ज़्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है आप लोगों के लिए, ताकि आप इसमें चीज़ों को क्लैरिफाई कर सकें। तो हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मकसद क्या होता है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, उनको जो है समराइज करना और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना। कास्ट अकाउंटिंग का मकसद क्या होता है कि कास्ट को वेरीफाई करना, एवेल्युएट करना, कास्ट को डिटरमाइन करना कि कितनी कास्ट हमें जो है प्रोडक्शन में बेयर करनी चाहिए, कितनी कास्ट हमारी होगी, कास्ट को किस तरह हम कम कर सकते हैं, किस तरह कास्ट को हम जो है मिनिमाइज कर सकते हैं, उसको क्या होता है, कास्ट अकाउंटिंग कहलाता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्या काम होता है? इसका अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम होता है कि मैनेजमेंट को हेल्प आउट करना, मैनेजमेंट जो है उसे जो है फैसिलिटी देना ताकि वो बेहतर से बेहतर डिसीजन मेकिंग कर सके। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ज़्यादा जो है ये मोस्टली फोकस किसके ऊपर होता है? कास्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ऊपर होता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करती है? कास्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग को फोकस करते हुए, उसके डेटा जो है उसको इस्तेमाल करते हुए डिसीजन मेकिंग करती है कि हमें कौन सी प्रोडक्ट बनानी चाहिए, कौन सा प्रोजेक्ट हमें जो है एक्सेप्ट करना चाहिए, कौन सा प्रोजेक्ट हमें अब हेल्प आउट करेगा। अच्छा, और ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ही एक पार्ट है। ऑडिटिंग क्या करती है? ऑडिटिंग जो है ये हमें हेल्प आउट करती है, हमारे टोटल बिजनेस ट्रांजैक्शंस जो हैं, फाइनेंशियल एक्टिविटीज जो हैं, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हमारी हैं, उन्हें व्यू करने में, उनके इंडिपेंडेंट उनका रिव्यू करने में, उनकी एक्यूरेसी चेक करने में, उनमें अगर कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज हुई हैं या बोगस एंट्रीज हुई हैं, उनको वेरीफाई करने के लिए जो अकाउंटिंग इस्तेमाल की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, ऑडिट अकाउंटिंग कहते हैं, ऑडिटिंग अकाउंटिंग जिसे नाम हम देते हैं। इसके अलावा हमारे पास टैक्स अकाउंटिंग होता है। तो ये जो अकाउंटिंग है इसमें हम क्या करते हैं, ऑल रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट्स आर मेड अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशन एस्टेब्लिश्ड बाय द टैक्स अथॉरिटीज। टैक्स अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, इसमें हम जो है टैक्स मैटर्स को डील कर रहे होते हैं कि कोई भी फाइल से रिटर्न्स हैं वो किस तरह फाइल होंगी, जो लॉज एंड रेगुलेशन जो हैं उनको जो है उनके ऊपर कंप्लाइंस करते हुए हम जो रिपोर्ट्स बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, टैक्स अकाउंटिंग कह रहे होते हैं। फंड अकाउंटिंग के किसे कहते हैं हम? फंड अकाउंटिंग जो है ये ऐसी अकाउंटिंग होती है जिसे नॉन प्रॉफिट एंटिटीज जो होती हैं, नॉन प्रॉफिट या एनजीओज जो हैं, या जिसे हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जिन्हें हम कह रहे होते हैं, वो इसे इस्तेमाल कर रही होती हैं। उनका मकसद क्या होता है, उनका एनपीओज का मकसद क्या होता है? एनपीओज का मकसद होता है कि सिर्फ इवेल्युएट करना कि फंड कहाँ-कहाँ पे हमने लगाया है, या कहाँ-कहाँ पे फंड हमने एलोकेट किया है, या किस तरह हमने फंड को, या हमारी जो टोटल फंड्स हैं, जो कैश है, उसका रिकॉर्ड हमने किस तरह रखना है। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम फंड अकाउंटिंग कहते हैं। ठीक हो गया? फंड अकाउंटिंग का मकसद क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ मकसद होता है कि रिकॉर्ड को मेंटेन करना। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मकसद क्या होता है? रिकॉर्ड को तो बताना कि प्रॉफिटेबल है या नॉन प्रॉफिटेबल है। ठीक हो गया? ये आप साइड से पढ़ भी लेंगे इस चीज़ को। गवर्नमेंट अकाउंटिंग क्या होती है? गवर्नमेंट अकाउंटिंग में जो है, जो हमारे गवर्नमेंट सेक्टर्स जो हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो हैं, या गवर्नमेंट जो हमारी है, प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट जो अकाउंटिंग इस्तेमाल करती है उसे गवर्नमेंटल अकाउंटिंग कहते हैं। अब गवर्नमेंटल अकाउंटिंग का मकसद क्या होता है? सिर्फ फंड्स को एलोकेट करना और फंड को वेरीफाई करना कि वो सही तरह यूटिलाइज हुए हैं या नहीं हुए। तो गवर्नमेंट सेक्टर जिस अकाउंटिंग को इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसे हम गवर्नमेंटल अकाउंटिंग कह रहे होते हैं। ठीक हो गया?
इसके अलावा फोरेंसिक अकाउंटिंग और फिड्यूशियरी अकाउंटिंग भी होती है। फोरेंसिक अकाउंटिंग मेरा इंटरव्यू था, वहाँ पे भी मुझसे सलीम होतियाना साहब थे, उन्होंने मुझसे पूछ लिया था फोरेंसिक अकाउंटिंग क्या होती है, या आई थिंक सो के या उसमें नहीं थे, या अल्लाह बख्शवान साहब थे शायद। तो वो ब्यूरोक्रेट रहे हैं बड़े, और फेडरल सेक्रेटरी थे, शायद उन्होंने पूछा था ये, मुझे अब सही तरह याद नहीं है, 2-3 इंटरव्यू में ज़ाहिर पता नहीं किसी इंटरव्यू में ये बात हुई भी थी मुझसे। अच्छा, फॉरेंसिक अकाउंटिंग क्या होती है, जिसे नॉर्मली हम पढ़ सुनते भी हैं, ये जो क्रिमिनल एक्ट हुए होते हैं, क्रिमिनल कोई एक्टिविटीज होती हैं, और उनमें बाज़ आप सुनते हैं कि कोर्ट ऑर्डर ऑर्डर देती है कि फोरेंसिक ऑडिट होना चाहिए इसका। तो ये फोरेंसिक अकाउंटिंग या फोरेंसिक ऑडिट क्या होता है, ये कोई भी डिस्प्यूट्स होते हैं, लीगल मैटर्स जो होते हैं, इन्वेस्टिगेशन जो होती हैं, और लीगल जो है एडवाइजरीज जो होती हैं, उन सब को इस्तेमाल करते हुए जो रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं, वो क्या कहलाता है, वो फोरेंसिक अकाउंटिंग कहला रही होती है। फोरेंसिक अकाउंटिंग जो है ये कम्बिनेशन होता है अकाउंटिंग का, ऑडिटिंग का और इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स का, ठीक हो गया। तो फोरेंसिक अकाउंटिंग क्या होती है, ये एक ऐसी अकाउंटिंग होती है जिसमें लीगल मैटर्स को, लीगल डिस्प्यूट्स को और क्रिमिनल जो है एक्टिविटीज को क्या किया जाता है, वेरीफाई किया जाता है, और उनके बारे में रिपोर्ट्स लिखी जाती है। फिड्यूशियरी अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटिंग इवेल्युएशन ऑफ ए थर्ड पार्टी बिजनेस एंड प्रॉपर्टी मेंटेन अंडर द केयर ऑफ द अनदर पर्सन। अब फिड्यूशियरी अकाउंटिंग में क्या होता है, जिसे हम कोर्ट अकाउंटिंग भी कहते हैं, कोर्ट अकाउंटिंग। अब कुछ रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं, कुछ जो है इसमें क्या होता है, कुछ शीट्स बनाई जाती हैं, और वो क्यों बनाई जाती हैं, वो इसलिए बनाई जाती हैं कि कुछ बाज़-औक़ात होता है कि हम क्या कर लेते हैं, हम जो ट्रस्ट जो है, किसी को ट्रस्ट बना देते हैं, या किसी को हम गार्डियनशिप दे देते हैं, या जिसे हम एक और रेवेन्यू जो है लॉ टर्मिनोलॉजी एक इस्तेमाल होती है, मुझे शायद वो थोड़ा-सा स्किप हो गई माइंड से। चलें जो भी है, मुझे स्किप हो गया कि बात-बात क्या होता है कि हम किसी को मुकर्रर कर देते हैं अपनी तरफ से गार्डियनशिप, या किसी को हम ट्रस्टी मुकर्रर कर देते हैं। अब ज़ाहिर है वो हमारा जो है थर्ड पार्टी होती है, वो हमारे कारोबार को देख रही होती है, वो हमारी टोटल लीगेसी को देख रही होती है। उस सारी चीज़ को देखते हुए वो कुछ रिपोर्ट्स बनाती है। रिपोर्ट्स बनाने का मकसद क्या होता है, ताकि जो अपना जो थर्ड पार्टी है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, उसकी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट किया जा सके, जैसे कि उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो उस सारी जो अकाउंटिंग जो रिपोर्ट्स वगैरह बनाई जाती है, वो फिड्यूशियरी अकाउंटिंग में बनाई जाती है। तो ये कुछ टाइप्स थी अकाउंटिंग की, ब्रांचेस थी, 7-8 की ब्रांचेस थी। ये आप अच्छी तरह यहाँ पढ़ भी लेंगे। अगर इससे रिलेटेड कोई सवाल आ भी जाए तो वो आप मुझे लगता है लिख भी सकेंगे। अब हम मूव करते हैं नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ से आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग एक ही बात है, ठीक हो गया। तो नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कौन-कौन से थे, वो भी हम ज़रा आगे पढ़ लेते हैं। अब नेचर ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है? नेचर का मतलब होता है कि अकाउंटिंग किस किस्म की है ये? इसमें क्या किस्म कौन-सी सूरत-हाल अपनाई जाती है, या इसमें कौन-सी एक्टिविटीज़ की जाती हैं, वो किस किस्म की एक्टिविटीज़ होती हैं, उसे हम नेचर ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहते हैं। नेचर ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग 6 किस्म की इसमें मैंने पॉइंट्स लिखे हैं। इसके अलावा आप और भी मज़ीद जो अपनी मर्ज़ी से चाहें लिख सकते हैं। अब नेचर किस तरह है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है ये फर्स्ट स्टेप है, ठीक हो गया? फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? ये अकाउंटिंग का ये फर्स्ट स्टेप है। इसमें क्या करते हैं हम, कोई भी ट्रांज़ैक्शन हुई है, बिज़नेस की ट्रांज़ैक्शन हुई है, तो उसको रिकॉर्ड जो हम फर्स्ट स्टेप पे करते हैं, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ही करते हैं। हम जर्नल एंट्री में करते हैं, और जर्नल एंट्री जो है वो कहाँ पे पाए जाते हैं? जर्नल्स कहाँ पे पाए जाते हैं? वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पाए जाते हैं, ठीक हो गया? तो ये क्या होता है हमारे पास, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप है। तो इसके बाद जहाँ पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग खत्म होती है, उसके बाद शुरू होती है कॉस्ट अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग। उसके बाद जो है हमारे पास मैनेजरियल अकाउंटिंग शुरू होती है, जहाँ पर उसके बाद जो है टैक्स अकाउंटिंग हो गया, ऑडिटिंग हो गई, वो सारी काम पे स्टार्ट होती हैं जब आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग खत्म होती है, ठीक हो गया। तो जो नेचर है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, वो किस किस्म की है, वो ये अकाउंटिंग का फर्स्ट स्टेप होता है ये। अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट एंड साइंस, और अकाउंटिंग किस किस्म की नेचर है, ये एक आर्ट भी है, ये एक साइंस भी है। अब आर्ट और साइंस ये किस तरह है, आर्ट किस तरह है अकाउंटिंग? अकाउंटिंग आर्ट इस तरह है कि अकाउंटिंग एक ख़ास किस्म का हुनर रखता है। अकाउंटिंग क्या है, इसमें ट्रांज़ैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, इसमें पोस्ट किया जाता है ट्रांज़ैक्शन को जर्नल से लेजर में। फिर समराइज़ किया जाता है, ट्रायल बैलेंस वगैरह बनाया जाता है।
ठीक हो गया। उसके बाद जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह वगैरह बनाई जाती हैं। अब ये हर बंदा तो नहीं कर सकता, जो प्रोफेशनल है, जिसे कुछ चीज़ आती है लिखना पढ़ना, जो बिजनेस के बारे में कुछ जानता है, जिसे इस आर्ट का पता है, वही ये काम कर सकता है। तो इस तरह क्या हो गया, अकाउंटिंग क्या है, एक आर्ट है। दूसरी बात क्या है, अकाउंटिंग साइंस भी है। साइंस किस तरह है, अब जब फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनती हैं, कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती हैं, तो वो क्या होती हैं, वो खास जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है उनको अडॉप्ट करते हुए ही ये अकाउंटिंग जो है ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं, कुछ खास जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है, जिन्हें हम कन्वेंशंस प्रिंसिपल्स या कंसेप्ट्स ऑफ गैप अकाउंटिंग कह रहे होते हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए ही ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो है रिकॉर्ड की जाती हैं। इसलिए ये क्या है, ये एक साइंस भी है। ठीक हो गया। तो इसलिए कहते हैं हम अकाउंटिंग को, अकाउंटिंग आर्ट एंड साइंस। तो ये भी अकाउंटिंग की एक नेचर है कि ये आर्ट भी है और ये साइंस भी है। ठीक हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग गैप्स वगैरह को। अच्छा, तो अकाउंटिंग इज ए प्रोसेस। अब तीसरी अकाउंटिंग की नेचर ये है कि अकाउंटिंग एक प्रोसेस है। प्रोसेस किस तरह है, ये स्टार्ट होता है रिकॉर्डिंग से। रिकॉर्ड करने के बाद ये फिर जाता है पोस्टिंग की तरफ, कि इसमें जो है रिकॉर्डिंग करने के बाद आपने ट्रांजेक्शन को पोस्ट क्या होता है। फिर ये क्या जाता है, फिर ये जाता है ट्रायल बैलेंस समराइजिंग की तरफ। फिर ये जाता है इंटरप्रिटेशन की तरफ, इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह बनाई जाती हैं, उनको इंटरप्रेट किया जाता है। ठीक हो गया। ये क्या है, ये अकाउंटिंग एक पूरा प्रोसेस है। इस प्रोसेस को अकाउंटिंग साइकिल कहते हैं। हम अकाउंटिंग साइकिल बाद में इंशाल्लाह मैं आपको कराऊंगा। तो ये क्या है, ये अकाउंटिंग की ये भी एक नेचर है कि ये क्या है, एक प्रोसेस है। अच्छा, नंबर 4 क्या है, अकाउंटिंग की नेचर एक ये भी है कि डील्स विद फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। अकाउंटिंग क्या करती है, सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को ही डील कर रही होती है। या क्या है ये, मॉनेटरी टर्म्स की जो ट्रांजेक्शन है उन्हीं को ही डील कर रही होती है। नॉन मॉनेटरी एक्टिविटीज को ये क्या करती है, डील बिल्कुल नहीं करती। तो ये भी इसकी एक नेचर है। और ये हिस्टोरिकल इन नेचर होती है। इसकी नेचर क्या है, ये हिस्टोरिकल नेचर की है। इसकी फितरत जो है वो क्या है, हिस्टोरिकल है। हिस्टोरिकल इसकी जो है पास्ट जो भी डेटा होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, सिर्फ पास्ट डेटा को ही हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। फ्यूचर के बारे में कुछ ट्रांजेक्शन इसमें मौजूद नहीं होती अकाउंटिंग में। तो क्या है, ये हिस्टोरिकल इन नेचर है। और ये क्या है, रिकॉर्ड एक्चुअल कास्ट। तो अकाउंटिंग क्या होती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या करती है, ये सिर्फ एक्चुअल रिकॉर्ड जो है उसको, जो एक्चुअल कास्ट जो हमारी होती है उसी को ही रिकॉर्ड करती है। क्यों रिकॉर्ड करती है एक्चुअल कास्ट को, क्योंकि जो प्रीवियस में पास्ट में जो ट्रांजेक्शन कंडक्ट हो चुकी हैं, अकाउंटिंग सिर्फ उनको रिकॉर्ड कर रही होती है। अब जाहिर है पीछे जो एक्चुअल कास्ट है उसी को रिकॉर्ड करेंगे ना। अब प्राइस तो डे बाय डे फ्लक्चुएट कर रही है, चेंज हो रही है। तो इस अकाउंटिंग में उसका प्राइस फ्लक्चुएशन से इसका कोई लिंक नहीं होता। इसमें कोई प्राइस फ्लक्चुएशन रिकॉर्ड नहीं की जाती। एक चीज जो थी, वो आप जनवरी में जो कास्ट बेयर की थी, वो बाइक हमने परचेज की थी, वो 50,000 की परचेज की थी। तो इसमें हम कास्ट जो अकाउंटिंग जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बना रहे हैं, वो साल के दिसंबर में बना रहे हैं। तो दिसंबर में जो प्राइस जो थी वो 75,000 थी। अब क्या करेगी अकाउंटिंग, सिर्फ अकाउंट उसको ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेगी किससे, इनिशियल कास्ट है जो जनवरी में हुई थी, 50,000 से हुई थी, ना कि आज जो प्राइस है अकाउंट मेंटेन करते वक्त आज जो प्राइस है वो 75,000 है। वो 75,000 को काउंटिंग बिल्कुल तसव्वुर नहीं करती, बिल्कुल उसको एक्सेप्ट नहीं करती। वो क्या करती है, जो ओरिजिनल कास्ट जब ट्रांजेक्शन हुई थी उसी को ही जो है वो गेन करती है, उसी को रियलाइज करती है, और उसी से ही वो रिकॉर्ड जो है वहां पर मेंटेन कर रही होती है। तो इसलिए ये भी एक फितरत है अकाउंटिंग की, ये भी एक नेचर है कि ये क्या करती है, एक्चुअल कॉस्ट को रिकॉर्ड कर रही होती है। तो ये क्या है, कुछ फाइनेंशियल अकाउंटिंग के क्या है, ये कुछ उसके नेचर्स हैं, जिसे नॉर्मली हम फितरत फितरत कह रहे होते हैं, या अकाउंटिंग जो है इन चीज़ों के साथ डील कर रही होती है। या तो इसके बाद है स्कोप ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब स्कोप ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है कि जहां जहां पर अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग इस्तेमाल हो रही है, जहां जहां पर जिन 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 ऑर्गेनाइजेशंस में, जिन जिन सेक्टर्स में, जिन जिन हाउस होल्ड्स में, जिन जिन फैमिलीज में, जिन जिन प्रोफेशनल्स में अकाउंटिंग इस्तेमाल होती है, उसे हम क्या कहते हैं, स्कोप ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहते हैं। Scope of financial accounting is not limited to the financial business world, but spread over in all areas of society and in all professionals। ठीक हो गया। अकाउंटिंग क्या है, सिर्फ बिजनेस एक्टिविटीज तक बिल्कुल महदूद नहीं है, बल्कि अकाउंटिंग हमारी हर एक इंसान की जिंदगी में मौजूद है। हमारे हर प्रोफेशनल कैरियर में अकाउंटिंग मौजूद है। एक शॉपकीपर से लेकर
एक मैन्युफैक्चरर तक, एक जो है पर्सनल फैमिली से लेकर एक गवर्नमेंट तक, सब जगह अकाउंटिंग का इस्तेमाल मौजूद है। तो अकाउंटिंग का स्कोप जो है वो सिर्फ लिमिटेड नहीं है कारोबार की हद तक, बल्कि अकाउंटिंग हर जगह मौजूद है। ठीक हो गया। इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड ट्रांजेक्शन्स अकर ऑल ओवर इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, government institutions, NGOs and professionals. It is also include individuals and families. ठीक हो गया। हर एक इंसान की पर्सनल लाइफ में भी अकाउंटिंग मौजूद है। तो इसे क्या कहते हैं हम? स्कोप ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहते हैं। अच्छा, ये जो पीछे मैंने आपको पढ़ाए थे ना, नेचर ऑफ अकाउंटिंग, तो ये आप लोगों के लिए मैं एक नोट्स शेयर कर दूंगा, तो वहां से आप इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन भी देख लेंगे। तो यहाँ पे तो मैंने जस्ट आपको ये समझा दी ये चीज़ें, लेकिन वहां से आप देख लेंगे ताकि आप लोगों को हेल्प आउट कर सकें ये। अगर आपको डिस्क्रिप्टिव में ये आ जाता है तो आप लोग वहां से मटेरियल जो है वो रीड आउट करके यहाँ पे नोट डाउन कर सकें। तो बेहतर तो ये है कि कंसेप्ट हो आपके। कंसेप्ट जब आपके होंगे तो अब ज़ाहिर है कंसेप्ट आपके बन भी गए काफ़ी हद तक, अब आप चीज़ें खुद राइट आउट कर भी सकते हैं, लिख सकते हैं चीज़ों को। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों के लिए हेल्पिंग मटेरियल में शेयर आउट कर दूंगा आज, वहाँ से आप ये चीज़ मज़ीद एक्सप्लोर कर लेंगे अपना नॉलेज को। तो स्कोप ऑफ अकाउंटिंग जो है वो कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग इस्तेमाल होती है, वो क्या है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं। अब जाहिर है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस नॉर्मली चार पांच किस्म के मैंने आपको पढ़ाया था। सोल प्रोप्राइटरशिप के पढ़ाया था, पार्टनरशिप पढ़ाया, आपको पढ़ाया था, कॉर्पोरेशंस पढ़ाई थी, कॉर्पोरेशन में पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मैंने आपको पढ़ाया था, एनजीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाया था मैंने, और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसके अलावा गवर्नमेंट जो है कॉर्पोरेशन होती हैं, गवर्नमेंट इंटिटीज होती हैं, सेमी जो है ऑटोनमस बॉडीज होती हैं या सेमी गवर्नमेंट बॉडीज होती हैं जिन्हें हम कहते हैं, वो भी होती हैं। तो हर एक जो है डिपार्टमेंट में, हर एक गवर्नमेंट सेक्टर में अकाउंटिंग का इस्तेमाल मौजूद है। ठीक हो गया। तो क्या है कि अकाउंटिंग हर एक जगह इस्तेमाल होती है। चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप का एक कारोबार है उसमें है, चाहे वो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, हर जगह क्या है? अकाउंटिंग का इस्तेमाल मौजूद है। ठीक हो गया। तो क्या है? अकाउंटिंग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल होती है, अकाउंटिंग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में भी इस्तेमाल हो रही होती है। इसके अलावा अकाउंटिंग जो है वर्किंग प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो उनकी भी जिंदगी में इस्तेमाल हो रही होती है। उनके उनके प्रोफेशन जो है वहाँ पे भी अकाउंटिंग का इस्तेमाल हो रहा होता है। तो अकाउंटिंग का स्कोप जो है वो इतना ज़्यादा है कि वो जो एक अकाउंटेंट जो होता है वो भी अकाउंटिंग के साथ डील कर रहा होता है। एक डॉक्टर जो है वो भी अकाउंटिंग के साथ डील कर रहा होता है। वो डॉक्टर किस साथ डील कर रहा होता है? अकाउंटिंग डॉक्टर जो है बकायदा लिख रहा होता है एक साइड पे कि आज मेरे इतने पेशेंट आए, आज मैंने उनसे इतनी फीस चार्ज की, आज इतने मेरा एक्सपेंस हुआ, और वो सारी आज मैंने इतना जो है अपने कारोबार के लिए, अपने जो है अपने क्लिनिक के लिए ये इतना इक्विपमेंट जो है एसेट्स वो परचेज करना है, उनकी कॉस्ट क्या होगी, मैं किस तरह जो है इस कास्ट को कम कर सकता हूँ, कहाँ से परचेज आउट कर सकता हूँ, वो सारी क्या होती है? वो अकाउंटिंग एक्टिविटीज ही होती है एक्चुअली। तो डॉक्टर का काम क्या है? डॉक्टर भी अकाउंटिंग को डील कर रहा होता है। एडवोकेट है, वो एक प्रोफेशनल जो है कैरियर है एडवोकेट का, वो भी अकाउंटिंग को डील कर रहा होता है प्रोफेशनल लाइफ में। तो क्या है? अकाउंटिंग जो है उसका स्कोप इतना है कि वो प्रोफेशनल लाइफ में भी इंटरफेयर कर रही होती है। प्रोफेशनल लाइफ में, लाइफ जो है प्रोफेशनल कैरियर जो है वहाँ पे भी अकाउंटिंग लाई कर रही होती है। ठीक हो गया। अब इंडिविजुअल एंड फैमिलीज जो है वहाँ पे भी अकाउंटिंग इस्तेमाल हो रही होती है। हम बात क्या कर रहे होते हैं? हम कोई भी चीज़ परचेज कर रहे होते हैं तो उसका बकायदा हम रिकॉर्ड लिख रहे होते हैं हमारे पास। हम सैलरी होल्डर हैं, हम पूरे महीने की सैलरी जो है हमारे पास जब मिल रही होती है, हम बकायदा बजटिंग कर रहे होते हैं। हम लिख रहे होते हैं कि इतने पैसे हमने फलां जगह लगाने हैं, इतने पैसे हमने फलां जगह लगाने हैं, इतनी मेरे पास सेविंग होगी। फिर हम 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन बाद फिर हम अंदाजा लगा रहे होते हैं कि इतने हम शीट बना रहे होते हैं कि इतने पैसे मैंने फलां जगह लगाए, इतने पैसे मैंने फलां जगह लगाए। हम क्या कर रहे थे? कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। जब इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो फिर हम बकायदा उस चीज़ को देखते हैं कि मुझे कहाँ पर पैसे लगाने चाहिए, कहाँ पर मुझे ज़्यादा फायदा होगा, कहाँ पे नुकसान होगा, किस बैंक में मुझे अकाउंट खुलाना चाहिए, कौन सा अकाउंट खुलाना चाहिए। ये सारी अकाउंटिंग एक्टिविटीज़ हैं। फैमिलीज जो है वहाँ पर ये अकाउंटिंग इस्तेमाल हो रही होती है, वहाँ पर अमाउंट की डिवीजन हो रही होती है, वहाँ पे परचेसिंग हो रही होती है, वहाँ पर सेलिंग हो रही होती है। तो वहाँ पर क्या है? अकाउंटिंग हमारे इंडिविजुअल लाइफ और फैमिलीज में भी इस्तेमाल हो रही होती है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो है जिन्हें एनपीओज या एनजीओज हम कह देते हैं, तो ये क्या होते हैं? ये भी एक वो एंटिटीज होती हैं जो अकाउंटिंग को इस्तेमाल कर रही होती हैं, ये अकाउंटिंग को इस्तेमाल कर रही होती हैं ताकि ये
अपनी ट्रांज़ैक्शंस जो हैं उनका रिकॉर्ड रख सकें। अब इनका मकसद ये नहीं होता, प्रॉफ़िट कमाना नहीं होता। आपको पता है नॉन प्रॉफ़िट ऑर्गेनाइज़ेशन का मकसद क्या होता है? बगैर मुनाफ़े के कारोबार करना। इनका मकसद वेलफेयर होती है, सोसाइटी की वेलफेयर, उसकी फलाह व बहबूद होती है। तो ये भी अकाउंटिंग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक हो गया? जिसे नॉर्मली मेरे ख्याल से नॉन ट्रेडिंग अकाउंटिंग का नाम दे रहे होते हैं। बिज़नेस के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने तो पढ़ा होगा नॉन ट्रेडिंग अकाउंट्स। अच्छा, टैक्स अकाउंटिंग होती है। तो टैक्स जो अथॉरिटीज़ होती हैं, टैक्सिंग जो ऑर्गेनाइज़ेशंस होती हैं, वो क्या करते हैं, वो भी अकाउंटिंग को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वो क्यों अकाउंटिंग का इस्तेमाल कर रहे होते हैं? ताकि वो टैक्स इम्पोज़ कर सकें, उन्हें टैक्स की कैलकुलेशंस वो कर सकें। तो वहाँ पर टैक्स जहाँ पे भी इन्वॉल्व होगा, टैक्सिंग एजेंसीज़ होंगी, वहाँ पर क्या है, अकाउंटिंग इस्तेमाल होती है। इसके अलावा इन्वेस्टर्स और मैनेजमेंट जो है, वो भी अकाउंटिंग को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उनका मकसद क्या होता है, वो देखते हैं इन्वेस्टर्स किस तरह अकाउंटिंग का इस्तेमाल करते हैं। वो बाकायदा देखते हैं कि किस किस कंपनी में जो है, किस कंपनी के अकाउंट जो है वो मेंटेन हुए हैं, किस कंपनी ने ज़्यादा अर्निंग कमाई है, किस कंपनी की अर्निंग जो है मुसलसल ट्रेंड के हवाले से चलती हुई आ रही है, मुस्बत ट्रेंड मौजूद है उसमें, कि हर साल वो क्या करते हैं, मुनाफ़ा कमाती है, नुकसान बहुत कम है उसका, लॉस बहुत कम है उसका। तो वो इन्वेस्टर्स क्या कर रहा होता है, अकाउंटिंग के साथ डील आउट कर रहा होता है। मैनेजमेंट जो है वो अकाउंटिंग के साथ डील कर रही होती है, क्योंकि उसे उसने क्या करना होता है, फ्यूचर के डिसीजन मेकिंग करनी होती है कि किस कौन से कारोबार में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या किस प्रोजेक्ट में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मैनेजमेंट जो है वो भी क्या करती है, वो भी अकाउंटिंग के साथ डील कर रही होती है। तो ये स्कोप ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। इसके अलावा और भी स्कोप है। आप और भी अपनी जो है अपनी थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग के ज़रिए आप क्या कर सकते हैं, आप और भी मज़ीद इस स्कोप में आप क्या कर सकते हैं, इंक्रीज़, एनहांस लेकर आ सकते हैं। सवाल बाज़ औक़ात अगर आएगा तो इस तरह ही आएगा मेरा ख़्याल है। डिफाइन अकाउंटिंग, आल्सो डिस्क्राइब स्कोप एंड नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। ठीक हो गया? तो ये स्कोप ऑफ अकाउंटिंग का था हमारे हमने जो पढ़ा। इससे पहले हमने क्या पढ़ा, नेचर ऑफ अकाउंटिंग पढ़ा। नाउ वी मूव फॉरवर्ड टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स कौन-कौन से होते हैं? ठीक हो गया? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, यहाँ पे तो मैंने 5 किस्म के लिखे हैं, लेकिन आप मज़ीद और भी इसे एक्सप्लोर कीजिएगा और मज़ीद अगर आप बना सकते हैं ऑब्जेक्टिव अपनी तरफ से बनाइएगा। तो अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? अगर मैं नॉर्मली आपसे पूछूँ कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या चीज़ है? आपको पता है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिकॉर्ड लिखा रखा जाता है, समराइज़ किया जाता है और क्यों ये सारा काम क्यों किया जा सकता है? ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मकसद क्या है? ताकि रिकॉर्ड को मेंटेन किया जा सके, सिस्टमैटिकली मेंटेन किया जा सके रिकॉर्ड को। सिस्टमैटिकली मेंटेन का मतलब क्या होता है? ताकि पूरा एक सिस्टम मौजूद हो उसे मेंटेन करने का, सिस्टम बाय सिस्टम उसे मेंटेन किया जाए। मतलब पहले उसे जर्नल में रिकॉर्ड किया जाए, फिर उसे लेजर अकाउंट बनाए जाएँ, फिर ट्रायल बैलेंस बनाया जाए, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाएँ। तो ये क्या होता है? अकाउंटिंग को सिस्टमैटिकली मेंटेन किया जाता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव मेन मकसद क्या है? अकाउंटिंग को रिकॉर्ड को मेंटेन करना, बुक कीपिंग करना, जर्नल लेजर बनाना, ट्रायल बैलेंस बनाना। तो ये क्या है? रिकॉर्ड को मेंटेन करना। सेकंड इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? असरटेनिंग प्रॉफिट और लॉस। ठीक हो गया? अब जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का दूसरा मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है? मेन ऑब्जेक्ट होता है प्रॉफिट या लॉस को असरटेन करना, उसको डिटरमाइन करना, उसको डिटरमिन करना, उसको बताना कि क्या, कि उसको रिकॉर्ड को मेंटेन करके बताना कारोबार ने कितना मुनाफ़ा कमाया है, कितना कारोबार को लॉस हुआ है। ठीक हो गया? तो ये क्या होता है? ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सेकंड ऑब्जेक्टिव होता है। अब फाइनेंशियल हम क्या करते हैं? हम फाइनेंशियल पोज़ीशन जो है, प्रॉफ़िट या लॉस जो है, वो किस तरह बनाते हैं? हम क्या करते हैं? प्रॉफ़िट एंड लॉस अकाउंट बना रहे होते हैं, इनकम स्टेटमेंट बना रहे होते हैं, बैलेंस शीट वगैरह बना रहे होते हैं। तो अब प्रॉफ़िट एंड लॉस जो है या इनकम स्टेटमेंट जो है, उसके ज़रिए हम क्या करते हैं? प्रॉफ़िट या लॉस जो है, उसको असरटेन कर सकते हैं। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव इसका ये होता है। तीसरा ऑब्जेक्टिव होता है कि असरटेनिंग द फाइनेंशियल पोज़ीशन, कि फाइनेंशियल जो पोज़ीशन जो है, उसी उसको असरटेन करना, उसको डिटरमिन करना। अब फाइनेंशियल पोज़ीशन किसके ज़रिए हम डिटरमिन कर सकते हैं? वो बैलेंस शीट जो है, उसके ज़रिए हम डिटरमिन कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मकसद दूसरा क्या है कि फाइनेंशियल पोजीशन को इवैल्यूएट करना, उसको डिटरमिन करना। तीसरा उसका मकसद क्या है? असिस्टिंग द मैनेजमेंट। ज़ाहिर है
जब आपने जो है फाइनेंशियल पोजीशन को आपने डिटरमिन कर लिया, फाइनेंशियल पोजीशन देख ली, प्रॉफिट या लॉस जो है उसको आपने कैलकुलेट कर लिया, तो अब मैनेजमेंट का की बारी आती है। वो क्या करती है, इस फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डेटा को इस्तेमाल करते हुए वो डिसीजन मेकिंग करती है कि हम किस तरह मुनाफे को बढ़ाएं। किसी प्रोजेक्ट में अगर हमें लॉस हो रहा है तो किस तरह उस प्रोजेक्ट को खत्म करें, एलिमिनेट करें, नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करें। तो ये क्या करती है, इसका मकसद फाइनेंशियल अकाउंटिंग का क्या है, मैनेजमेंट को असिस्ट करना भी इसका मकसद है। ठीक हो गया। फिफ्थ जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, प्रोवाइड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो ये क्या करता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या करती है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करती है। किसको प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर रही होती है। एक्सटर्नल यूजर्स को जो है ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही होती है। एक्सटर्नल यूजर्स मतलब कि कस्टमर को ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही होती है। ये प्रोवाइड करी होती है कस्टमर्स को, ये टैक्स अथॉरिटीज को, ये इन्वेस्टर्स को, क्रेडिटर्स को, सेलर्स को, बायर्स को, सबको ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। ज़ाहिर है हम क्या है, हम जनरल पब्लिक हैं, हम भी स्टेक होल्डर हैं हर कारोबार के। हमारे पाकिस्तान में जो भी कारोबार है उसके हम स्टेक होल्डर हैं। हमें इंफॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करती है अकाउंटिंग। हम किस तरह, अगर आप जो है हम जो है हम क्या करते हैं, हमारे जो बड़े बड़े कारोबार है, बिजनेसेस हैं, हम उनके नॉर्मली उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख रहे होते हैं। क्यों देख रहे होते हैं, हम देख रहे होते हैं हमें, ताकि हमें पता चल सके कि ये कोई भी कारोबार जो है ये कितना जो है सक्सेस है या कितना फेलियर है इस कारोबार में। तो उस सब चीज़ को देखने के लिए हमें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। आज आप SECP जो है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसके साइट पे जाएं और देखें, वहाँ पर जितनी भी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं, जो रजिस्टर्ड कंपनीज जितनी भी हैं, उनके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है, उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको उनकी वेबसाइट से मिलेगी। तो ये इनका मकसद क्या होता है, लोगों को बताना कि वी आर द ट्रू इन्वेस्टर्स, वी आर द ट्रू बिजनेसमैन, कि हम अच्छे और बेहतरीन कारोबार हैं, आए हमारे कारोबार में इन्वेस्ट करें, हमारे शेयर्स को परचेज करें। जब उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छी होगी, उनकी क्रेडिबिलिटी अच्छी होगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, तो क्या होगा, उनकी वर्थ अच्छी हो जाएगी। जब वर्थ अच्छी होगी तो क्या होगा, लोग उनके शेयर्स को परचेज करेंगे। जब शेयर्स को परचेज करेंगे तो क्या होगा, वो उनका मुनाफा अच्छा होगा, कारोबार के शेयर्स की प्राइस ऊपर जाएगी। जाहिर है जब डिमांड होती है तो कीमत ऑटोमेटिक ऊपर चली जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो ये क्या है, ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। इट्स ऑल अबाउट objective scope and nature of the accounting, branches or types of the accounting and basic terminologies of the financial accounting या accounting। ठीक हो गया। तो होप सो कि आप लोगों को समझ आया होगा। जो भी चीज़ है वो आपको क्लैरिफाई हुई होगी। तो अब अगर आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं, आंसर्स हैं, तो वो आप काइंडली मुझसे पूछ सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं।